हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस्कोरपेक्टस। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड कंप्लीट की स्टोरी देखेंगे। कंप्लीट चैप्टर 2 की स्टोरी देखेंगे एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय एनिस जंग। एनिस जंग ये राइटर है और एक बहुत ग्रेट राइटर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या-क्या करवाएंगे। इसमें एक तो चैप्टर 2 कंप्लीट स्टोरी देखेंगे, इसमें डिटेल्ड समरी, इंट्रोडक्शन सब देखेंगे और ये भी डिक्लेयर करेंगे कि जो हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज का जो टेस्ट लिया था, मींस 23 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज चैप्टर 1 के, उसमें किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। वी विल आल्सो डिक्लेयर दिस इन दिस लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें एनिस जंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने कंप्लीट चैप्टर लिखा है तो ये देख लेते हैं कहां से थी और ये कौन थी। एनिस जंग भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थी। अब आपको एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये लेखिका थी, लेखक नहीं थी, लेखिका थी। बार बार लेसन में आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, दिस इज अ लेखिका। देन उनका जन्म राउरकेला में हुआ था। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनिस जंग का जन्म कहाँ हुआ था? राउरकेला में। और राउरकेला कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है राउरकेला। और दिस इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, उसके लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और उनका बचपन हैदराबाद में बीता था और साहित्य में काफी लिखा है इन्होंने। और ये हमारे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड भी इन्होंने ही लिखा है। इसमें इन्होंने कुछ गरीब बच्चों के बारे में बताया, उनकी कष्ट भरे, गरीबी से भरे जीवन के बारे में वर्णन किया है। तो लेट्स स्टार्ट इट्स कंप्लीट समरी। इसकी डिटेल्ड स्टोरी देखते हैं अब हम कि इसकी कंप्लीट स्टोरी में क्या है। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया और ये देख लिया कि किसने लिखा, राइटर के बारे में देख लिया। और इसकी डिटेल्स हमने स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज का कंपटीशन करवाया था उसमें हैरी दा के सबसे ज्यादा मार्क्स आए, ही गॉट फुल मार्क्स। सो मैं आपको भी कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम हम जब चैप्टर 2 के एमसीक्यूज का करवाएंगे कंपटीशन तब आप जरूर टेक पार्ट करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका भी नाम आ सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट इट्स स्टोरी। इसमें सबसे पहले एक साहिब नाम के लड़के के बारे में बताया गया है। साहिब एक रेग पिकर है, कबाड़ चुगने वाला है और एनिस जंग उसे हर रोज कूड़े के पास खोजबीन करते हुए देखती थी, क्योंकि उसको कई बार कबाड़ में एक या 10 रुपए से मिल जाते थे। और इसमें साहिब के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन था, तो वो एक कबाड़ चुगने वाला था, रेग पिकर था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहां से था, तो वो ढाका से था, बांग्लादेश से। और वो बांग्लादेश से यहाँ पे उनके पूर्वज यहाँ पे आए थे, क्यों आए थे? प्लान कर दिया था उन्होंने बांग्लादेश से यहाँ पे। तो उन्होंने प्लान क्यों किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि बांग्लादेश में काफी तूफान आए, उनका घर और खेत सब कुछ नष्ट हो गया, तो फिर उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। फिर एनिस जंग उसका पूरा नाम भी पूछती है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उसका पूरा नाम क्या था। तो साहिब का पूरा नाम साहिब ए आलम था। साहिब ए आलम का मीनिंग होता है दुनिया का मालिक। यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, यानी थोड़ा हास्यास्पद, थोड़ा व्यंग्यात्मक लग रहा है कि भाई वो खुद की मर्जी का मालिक, खुद भी कुछ नहीं कर सकता था और उसका नाम था दुनिया का मालिक। वही उसका पूरा जीवन गरीबी और कष्टों से भरा हुआ था। उसकी तरह दूसरे जो कबाड़ चुगने वाले लड़के थे उनके साथ वो गलियों में घूमता रहता था। उनके पैर में चप्पल जूते कुछ नहीं होते थे, नंगे पांव रहते थे, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो चप्पल जूते तक नहीं खरीद सकते थे। कबाड़ इकट्ठा करने वालों के अन्य बहुत से परिवार भी वहां पे रहते थे। कहाँ पे? सीमापुरी में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि साहिब कहाँ पे रहता था, तो सीमापुरी नाम की जगह पे रहता था, जो कि दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास एक गंदी बस्ती है जिसे सीमापुरी कहा गया है। वहां पे 10,000 से ज्यादा कबाड़ चुगने वाली स्थिति वहां पे थी, यानी वहां पे बहुत सारे और लोग भी रहते थे। गंदी बस्ती थी एकदम, कोई विकास का संकेत नहीं था, सारे कच्चे मिट्टी के मकान थे और टीन की छतें थी। और वहां पे त्रिपाल की भी छतें लगा रखी थी कई की जगह पे, और पानी की या इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी वहां पे सुविधा नहीं थी। एकदम पुरानी सी पिछड़ी सी बस्ती थी सीमापुरी की। और साहिब ये भी बताता है कि हम 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
30 साल से ज्यादा हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, और वहाँ पे किसी के पास भी पहचान पत्र या अनुमति पत्र नहीं था। वे यहाँ पे रहते थे वही राशन कार्ड से। उन्हें लगता था कि भाई राशन कार्ड सब कुछ है, उसी से उन्हें अनाज प्राप्त होता था और वहीं से वो वोट डालते थे। यानी उन्हें लगता था कि पहचान पत्र से ज्यादा जरूरी राशन कार्ड है। वो अनाज भी उसी से लेते थे और वोट भी उसी से देते थे। और कहीं भी उन्हें लगता था कि यहाँ पे भोजन मिल जाएगा, वहीं पे अपना तंबू गाड़ देते थे, वहीं पे अस्थायी कैंप लगा देते थे। एक सुबह लेखिका को एक क्लब के गेट के पास साहिब खड़ा दिखा। एक क्लब के गेट के पास साहिब को खड़ा देखा, और वो साहिब क्या देख रहा था, वहाँ पे दो बच्चे खेल रहे थे टेनिस खेलता हुआ देखा। ये कुछ साहिब अब एक चाय की दुकान पे काम करता है और उसे वहाँ पे क्या मिलता है, उसकी सैलरी क्या है, उसे 800 रुपये महीना मिलते हैं और भोजन मिलता है। बस उसकी इतनी सी सैलरी है कि भाई उसे भोजन मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं। वो खुद की मर्जी का भी मालिक नहीं है। बस लेखिका ने साहिब के बारे में इतना ही बताया। इसके बाद में वो एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि मुकेश भी एक गरीब परिवार से ही है और वो चूड़ी के कारखाने में काम करता है। उनका पूरा परिवार चूड़ी के कारखाने में काम करता है और वो फिरोजाबाद की धूल भरी गली में रहता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुकेश कहाँ काम करता था, तो चूड़ी के कारखाने में। और कहाँ रहते थे, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद को चूड़ियों का कस्बा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चूड़ियां हैं, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो। और भारत का कांच उद्योग भी फिरोजाबाद में ही केंद्रित है। कस्बे के बहुत सारे गरीब परिवार जो मुकेश की तरह थे, वो भी वहाँ पे चूड़ियां बनाने का काम करते थे। और मुकेश के पास एक सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वह कार चलाना सीखना चाहता था। तो मुकेश का एक और शौक हमें पता चला, जैसे हमें साहिब का शौक पता चला था उसे टेनिस खेलना था, ऐसे ही मुकेश का क्या शौक है, उसे कार चलाना सीखना था। लेखिका बताती है कि फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वालों के कारखाने में 20,000 से अधिक बच्चे काम करते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे काम करते थे, 20,000 से ज्यादा बच्चे काम करते थे। और वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर कांच में खिलाना, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और एकदम गैर कानूनी काम था ये। फिर भी वो वहां पे काम करते थे क्योंकि उन्हें पैसों की नीड थी। वहां पे अंधेरे कमरे में बिना हवा के, उन्हें बिना प्रकाश के काम करना पड़ता था। बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत खराब परिस्थितियां थी वहां पे। और मुकेश के घर में जाती है फिर लेखिका। मुकेश के घर में जाके वो क्या देखती है, पहले गली का वर्णन करती है कि गली में क्या था। गली एकदम बदबूदार थी, कबाड़ से भरी थी और दीवारें एकदम टूटी फूटी थी। घरों में खिड़कियां नहीं थी और मनुष्य और पशुओं की भीड़ लगी पड़ी थी। फिर वो मुकेश के घर में प्रवेश करती है। फिर मुकेश के घर के बारे में बताती है कि उसके जो घर था वो एक भद्दी सी झोपड़ी थी और वहां पे आधी अधूरी बनी हुई थी। कुछ उसके एक पार्ट में सूखी घास थी, उसकी आधी छत सूखी घास से ढकी हुई थी और एक साइड लकड़ी जलाने का चूल्हा था। वहां पे एक दुबली सी महिला शाम का भोजन पका रही थी। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि वहां पे खाना कौन पका रही थी, तो वो मुकेश के भाई की पत्नी थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वहां पे खाना कौन पका रही थी। और मुकेश के पिता एक गरीब चूड़ी निर्माता थे, यानी उनके पूरे पीढ़ियां सारे पीछे तक के सारे चूड़ियां बनाने का काम करते थे। वो और कोई उन्हें काम नहीं सिखा पाया, उनके पिता ना उन्हें स्कूल में भेज पाए क्योंकि उनकी इतनी कमाई होती थी कि उनका घर खर्चा चलता था। और उन्हें केवल चूड़ियां बनाने की कला सिखा पाए। और मुकेश के दादा भी चूड़ियां ही बनाते थे और उनके पापा भी यही बनाते थे। उनके दादाजी चूड़ियों को पॉलिश भी करते थे और वहां पे बहुत ज्यादा धूल होते थे, तो वो अंधे भी हो गए थे। इन चूड़ी निर्माताओं के परिवार बहुत ज्यादा गरीब थे क्योंकि वो ये वाला पेशा यानी चूड़ी बनाने का पेशा छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जन्म से ही चूड़ी बनानी सीखी थी और उन्हें कुछ बनाना ही नहीं आता था। और झोपड़ियों में वहां पे सारे छोटे बच्चे भी कांच की रंगाई वगैरह, गोल चूड़ियां बनाना, यही काम करते थे। वे तेल का दिया जलाकर अपना सारा काम करते थे। और एक छोटी सी लड़की को भी देखती है वहां पे लेखिका और बताती है उसके बारे में कि वो फीकी गुलाबी रंग के पोशाक पहनी हुई थी और एक वृद्ध महिला के साथ बैठी थी। लड़की का नाम स्वीता था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उस लड़की का क्या नाम था, तो उसका नाम स्वीता था और वो फीके गुलाबी रंग का फ्रॉक पहने हुई थी।
और वो कांच के टुकड़े जोड़ रही थी, यानी वो भी चूड़ी बनाना सीख रही थी और उसके हाथ एकदम मशीन की तरह चल रहे थे। लेखिका ये देखकर बहुत हैरान हुई कि भाई इसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं और कितनी छोटी है ये, क्योंकि उनको बचपन से लेके सिखाया यही जाता था और कुछ सिखाने के लिए या और कोई नया पेशा स्टार्ट करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। और फिर लेखिका कहती है कि शायद उसको पता नहीं है कि इन चूड़ियों की क्या पवित्रता है, वो कितनी छोटी है और उसे ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है, जब वो बड़ी होगी तब उसे पता चल जाएगा। ऐसा कुछ लेखिका कहती है। उसके बाद में वो आगे बताती है कि इन गरीब लोगों के पास चूड़ी बनाने के पैसे के अलावा और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इनका मन एकदम शून्य हो रखा है। इन्हें बस लगता है कि हम तो बस यही कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे सपने रुचियां मार दिए हैं, क्योंकि आगे और कोई काम करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ये। फिर लेखिका कुछ बच्चों को कहती है, कुछ नवयुवकों को कहती है कि तुम कुछ सहकारी समिति क्यों नहीं खोल लेते, जिससे कि अगर तुम सहकारी समिति गठन कर लोगे तो फिर किसी को पैसे की जरूरत होगी तो वो जल्दी कंप्लीट की जा सकती है। फिर वो कहते हैं कि यदि वे ऐसा करने का प्रयास भी करते तो पुलिस उन्हें खींच लेती और पिटाई करके उन्हें गैर कानूनी कार्य के जुर्म में जेल में डाल देती। तो पुलिस भी भाई उनके खिलाफ थी। लेखिका महसूस करती है कि दो अलग अलग संसार में बटा हुआ है हमारा। एक साइड तो एक संसार में तो सारे गरीब हैं जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और दूसरी साइड सारे साहूकार, मध्यम वर्ग के लोग, पुलिस वाले, अधिकारी और जो राजनीति में हैं वो सारे हैं। और ये सारे दूसरे संसार वाले सारे मिलके गरीब चूड़ी निर्माताओं का शोषण करते हैं। मुकेश की आंखें आशा से भरी थी, तो लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? तब वह कहता है नहीं, मैं तो कार चलाने के सपने से संतुष्ट हूँ। कि उसे अपने कस्बे में गली के नीचे की ओर आती हुई जान पड़ती है और बच्चा अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है, जैसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया था। यानी अब वो कार चलाना चाहता था, लेकिन अब वो यह भी नहीं चलाना चाहता और वो बस उसके सपने से ही संतुष्ट हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है। दिस वॉज द चैप्टर। इसमें कुछ बच्चों के बारे में बताया है, जैसे कि साहिब, मुकेश और श्वेता, इनके बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी, और वो वाला टेस्ट देना मत भूलना। उसमें एमसीक्यूज, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज में देखते हैं किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो हाउ वाज द वीडियो, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, देयर इज एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल definitely give answer. Please subscribe our channel and like our video. मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, आपके कोई ना कोई काम की वीडियो होगी, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।